आज हम पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर कोअरलिस बल का प्रभाव को पढ़ेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि यदि कोई कण पृथ्वी पर स्थित है और क्षैतिज दिशा में गतिशील है तो कोअरलिस बल के कारण उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। गतिशील कण पर कोअरलिस बल के प्रभाव को समझने के लिए हमने कंसीडर किया कि माना पृथ्वी पर कोई कण जो है वह m द्रव्यमान का लैम्डा अक्षांश वाले स्थान के बिंदु P पर v' वेग से क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है। चूंकि कण पृथ्वी पर स्थित है इसलिए हम यह मान सकते हैं कि पृथ्वी पर स्थित कण निर्देश तंत्र में ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। ओमेगा कोणीय वेग से क्यों घूम रहा है? क्योंकि पृथ्वी भी ओमेगा कोणीय वेग से घूमती है। हमने जिस निर्देश तंत्र में कण को स्थित माना है उस निर्देश तंत्र में हमने यह भी कंसीडर किया कि उस निर्देश तंत्र का x' अक्ष पूर्व दिशा की ओर है, y' अक्ष उत्तर दिशा की ओर है तथा z' अक्ष ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। पृथ्वी के कोणीय वेग को पिछली क्लासेस की तरह यदि हम कंपोनेंट्स के रूप में डिवाइड करें तो हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा कॉस लैम्डा j' प्लस ओमेगा साइन लैम्डा k'। हम जानते हैं लैम्डा क्या चीज है? लैम्डा लैटिट्यूड है जिस पर कण स्थित है। j' और k' घूर्णी निर्देश तंत्र में y' अक्ष और z' अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है। चूंकि कण पृथ्वी पर स्थित और क्षैतिज दिशा में गतिशील है इसलिए कण के वेग को भी यदि हम कंपोनेंट के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं v' इज इक्वल टू i' v' vx' प्लस z' vy'। i' और z' पुनः घूर्णी निर्देश तंत्र में x' अक्ष और y' अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है। vx' और vy' वेग के घटक है। यदि हम कोअरलिस त्वरण को निकालना चाहें तो कोअरलिस त्वरण या कोअरलिस बल जो है उसको हम लिख सकते हैं कोअरलिस त्वरण f' जो है कोअरलिस त्वरण अगर हम इसको कहें a' से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 ओमेगा क्रॉस v'। फोर्स आते ही यहाँ पर हम इसको f से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 2 i' z' k' इस मैट्रिक्स फॉर्म में रखा। ओमेगा x कॉम्पोनेंट x' कॉम्पोनेंट 0 है, y' कॉम्पोनेंट है ओमेगा कॉस लैम्डा और z' कॉम्पोनेंट है ओमेगा साइन लैम्डा। उसी तरह v' का मान रखेंगे तो x कॉम्पोनेंट x' का कोफिशिएंट है vx', y' का कोफिशिएंट है vy' और z' का कोफिशिएंट 0 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा i' 2 ओमेगा साइन लैम्डा vy' माइनस z' 2 ओमेगा कॉस लैम्डा vx' प्लस k' 2 ओमेगा कॉस लैम्डा vx'। यदि हम कोअरलिस त्वरण का क्षैतिज घटक x' y' तल में निकालना चाहें तो हमने इसको लिखा दिस इज इक्वल टू 2 ओमेगा i' vy'। यहाँ से हमने 2 ओमेगा कॉमन ले लिया, साइन लैम्डा भी हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास हो गया i' vx' माइनस z' vx'। ये हमारे पास हमने गलती से लिख दिया, z' में आएगा यहाँ पर cos लैम्डा की जगह। यहाँ पर प्लीज इसको ऑल ऑफ यू विल करेक्ट इट इज नॉट cos लैम्डा, इट इज sin लैम्डा। सो वील टेक sin लैम्डा कॉमन आउट। सो fch' इज इक्वल टू 2 ओमेगा i' vy' minus z' vx' into sin lambda. This is the horizontal component of Coeurlis acceleration in x' y' plane. If we consider the magnitude of the horizontal component of the Coeurlis force, then this is equal to 2 omega sin lambda under the root vx' square plus vy' square, or this under the root vx' square plus vy' square is equal to v', so 2 ओमेगा v' sin लैम्डा। यह हमें क्या बता रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में कोअरलिस बल का क्षैतिज घटक दाहिनी ओर तथा इसी आधार पर दक्षिणी गोलार्ध में यदि कोई कण स्थित है तो उस कण पर कोअरलिस बल यदि क्षैतिज दिशा में गतिशील है तो कोअरलिस बल बाईं ओर लगेगा। यदि हम कोअरलिस त्वरण के वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा किधर होगा? ऊर्ध्वाधर दिशा में। ऊर्ध्वाधर दिशा में अर्थात z' कंपोनेंट
this is equal to k dash 2 omega cos of lambda Vx dash. So the vertical component of the Coriolis force is equal to FCV. This is equal to 2 omega cos lambda Vx dash. इसका मतलब यदि हम पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में Coriolis बल के ऊर्ध्व घटक की बात करें तो वह हमेशा ही उदग्र दिशा में लगेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा, अर्थात z डैश अक्ष के अनुदिश लगेगा। Coriolis बल की इंपॉर्टेंस क्या है? Coriolis बल के प्रभाव के कारण ही पृथ्वी पर जितनी भी नेचुरल इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, जैसे नदियों में क्यों कटाव होता है, चक्रवात क्यों आते हैं, इस तरह की जितनी भी घटनाएं हैं उन घटनाओं को हम Coriolis बल के द्वारा, Coriolis बल के प्रभाव के द्वारा समझा सकते हैं। पहला इसका एक्सप्लेनेशन हम कंसीडर करेंगे कि नदियों के किनारों में जो कटाव है उसको हम Coriolis बल के आधार पर किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने इसी क्रम में कंसीडर किया कि कण जो है, अब यहाँ कण नहीं है क्योंकि हम बहाव की बात कर रहे हैं, तो हमने कंसीडर किया कि उत्तरी गोलार्ध में एक नदी में जो पानी है वह पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा है। जब नदी का पानी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा है, उसको यदि हम गणितीय समीकरण के रूप में व्यक्त करना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं v डैश इज इक्वल टू i डैश vx डैश। इस नदी के पानी पर जो Coriolis बल का क्षैतिज घटक है वो क्या हो जाएगा? f डैश ch इज इक्वल टू माइनस 2m vx डैश ओमेगा साइन लैम्डा। इसका क्या मायने हुआ कि उत्तरी गोलार्ध में Coriolis बल के कारण नदी के पानी द्वारा भूमि का कटाव बहाव की दिशा में दाहिनी ओर होगा, और यदि हमारे पास दक्षिणी गोलार्ध में हम कंसीडर करते कि किसी नदी में पानी बह रहा है तो उस पर Coriolis बल के कारण किस दिशा में कटाव होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में नदी के पानी के बहने के कारण जो कटाव होगा वह बाईं दिशा में होगा। इसी Coriolis फोर्स के एक्सप्लेनेशन से हम साइक्लोन्स के एक्सप्लेनेशन को भी, कि साइक्लोन्स क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, हम समझा सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि वायुमंडल में कभी कभी चक्रवात उत्पन्न होते हैं। चक्रवात जब उत्पन्न होते हैं तो क्या स्थिति क्रिएट होती है कि पृथ्वी पर जब चक्रवात आने वाला होता है उस स्थान पर बहुत अधिक गर्मी होगी या किसी अन्य कारणों से बहुत न्यून दाब उत्पन्न हो जाता है। न्यून दाब उत्पन्न होते ही उस स्थान पर वायु जो है वह अधिक दाब के क्षेत्र से न्यून दाब के क्षेत्र की ओर बहने लगती है। लेकिन जब वायु अधिक दाब के क्षेत्र से न्यून दाब के क्षेत्र की ओर बहती है तब उसका वेग भी अधिक होता है, और जैसे जैसे उसका वेग बढ़ता है तो वायु के कणों में जो Coriolis बल है, यदि उत्तरी गोलार्ध में हमने इस स्थिति को कंसीडर किया है तो Coriolis बल दाहिनी ओर लगता है, और दाहिनी ओर के साथ साथ एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा जो कि उदग्र दिशा में होगा। तो एक बल हमारे पास दाहिनी ओर लग रहा है और एक बल हमारे पास उदग्र दिशा में लग रहा है, जिसकी वजह से वायु के जो कण हैं वो इस प्रकार सर्पिलाकार रूप में उदग्र दिशा में मुड़ते जाते हैं और वामावार्त लेफ्ट हैंड साइड या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास चक्रवात का निर्माण होता है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में यदि हम इस स्थिति को कंसीडर करें तो वो इसके बिल्कुल विपरीत होगी। सारी जो एरोज की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएंगी। हम कहेंगे कि उस वक्त उत्तरी गोलार्ध के विपरीत दिशा में चक्रवात का निर्माण होगा। तो चक्रवात के निर्माण में और नदियों के किनारों के कटाव में Coriolis बल के द्वारा दोनों घटनाओं को आसानी से समझा जा सकता है। अब हम कंसीडर करेंगे कि यदि पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कोई पिंड गिरता है तो उस पर Coriolis बल का क्या प्रभाव होगा। इसके लिए हमने कंसीडर किया कि कोई एक कण जो है m द्रव्यमान का कण है और m द्रव्यमान का कण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण h ऊंचाई से नीचे की ओर गिर रहा है। जब h ऊंचाई से कोई कण नीचे गिरता है तो कुछ समय के पश्चात t सेकंड के पश्चात
जो कण का वेग होगा उसको हम निकाल सकते हैं। वो कितना होगा, v डैश इज इक्वल टू माइनस GT k डैश। माइनस k डैश जो है वो पृथ्वी की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में एकांक सदिश है। हम इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं कि हमारा जो कण है वो यहाँ h ऊंचाई से नीचे गिर रहा है। तो h ऊंचाई से नीचे गिर रहा है, अगर हम पृथ्वी की सापेक्ष इस चीज को कंसीडर करें तो कण हमारा इस वेग से नीचे गिर रहा है। यदि हम इस स्थिति में, जिस स्थिति को हमने यहाँ चित्र पर प्रदर्शित किया है, कण जो है वो लैम्डा अक्षांश वाले स्थान पर स्थित है और घूर्णी निर्देश तंत्र का कोणीय वेग ओमेगा है, तो ओमेगा का मान हम लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा कॉस लैम्डा जे डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के डैश। उसके द्वारा हम कण पर लगने वाले कोरलिस बल के मान को लिख सकते हैं। Fc इज इक्वल टू माइनस 2 ओमेगा क्रॉस v डैश इज इक्वल टू माइनस 2 ओमेगा आई डैश जे डैश के डैश 0 ओमेगा कॉस लैम्डा ओमेगा साइन लैम्डा v डैश, चूंकि कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है तो आई डैश और जे डैश के कोफिशिएंट 0 हैं, के डैश का कोफिशिएंट माइनस GT, उससे कोरलिस बल हमारे पास कितना हो गया, आई डैश 2m GT ओमेगा कॉस लैम्डा। चूंकि आई डैश की दिशा हमारी पूर्व में ली गई है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता हुआ पिंड हमारा पूर्व दिशा की ओर विस्थापित हो जाता है, जैसा कि हमने इस चित्र में प्रदर्शित किया है। यदि किसी कण को हम इस स्थान से नीचे गिराएं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कण को ओ बिंदु पर आना चाहिए, लेकिन कण कोरलिस बल के कारण इस दिशा में विस्थापित हो जाता है। यह कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर नीचे गिरता हुआ पिंड पूर्व की ओर विस्थापित हो जाता है। कण कितना विस्थापित हुआ, इस चीज को ज्ञात करने के लिए हमने न्यूटन के गति के नियमों को काम में लिया। न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार हमने लिखा कि किसी भी कण में यदि गति है तो उस कण पर लगने वाला बल कितना होगा, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल इंटू एक्सेलरेशन, त्वरण। तो बल हमारे द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो द्रव्यमान कितना है कण का, m, त्वरण d2x डैश अपॉन dt स्क्वायर, इट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टिंग ऑन द पार्टिकल। Here the force exerting on the particle is due to the Coriolis force, so it is equal to 2m g omega cos lambda into t। चूंकि हमारे पास Coriolis बल x दिशा में लग रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर कण का त्वरण भी सिर्फ x दिशा का त्वरण को ही कंसीडर किया है, या d2x डैश अपॉन dt स्क्वायर, दोनों साइड से हमने m को डिलीट कर दिया, m को काट दिया। अब आप देख सकते हैं हमारे पास क्या टर्म बची, d2x डैश अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 2 विद इन द ब्रैकेट g ओमेगा cos लैम्डा इनटू t। अब हम t के सापेक्ष हमने इसका समाकलन किया, देखें क्या आता है, dx डैश अपॉन dt इज इक्वल टू g ओमेगा cos लैम्डा इनटू t स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c जो है ये हमारे पास एक समाकलन नियतांक है, इसका मान हम इसकी प्रारंभिक स्थितियों के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जब समय t बराबर 0 था, अर्थात प्रारंभिक समय पर कण जो है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था पर कहाँ स्थित था, कण अपनी प्रारंभिक अवस्था पर एग्जैक्टली इस बिंदु पर स्थित था। इसका मतलब यहाँ पर इसका विस्थापन 0 था, कण मूल बिंदु पर स्थित था। उस स्थिति में जब हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ क्या कहेंगे, कण स्थिर अवस्था में था तो कण का वेग x डैश अक्ष के अनुदिश 0 था, dx डैश अपॉन dt 0 था, इसलिए हमारे पास इस समाकलन नियतांक का मान भी 0 है और dx डैश अपॉन dt इज इक्वल टू हमारे पास हो गया g ओमेगा cos लैम्डा t स्क्वायर। लेकिन हम क्या चीज निकालना चाहते हैं, हम कण का विस्थापन निकालना चाहते हैं। हमने इस समीकरण को पुनः एक बार और समाकलन कर दिया। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ गया x डैश इज इक्वल टू 1/3 g ओमेगा cos लैम्डा t क्यूब प्लस सम अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c डैश। इस अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c डैश का मान भी हम पिंड की प्रारंभिक स्थितियों से ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि प्रारंभिक स्थिति में समय t बराबर 0 पर पिंड के अगर हम कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर करें तो पिंड सिर्फ ऊर्ध्वाधर दिशा में h ऊंचाई पर स्थित है,
उसका x कंपोनेंट 0 है, y कंपोनेंट 0 है, z कंपोनेंट कितना है, h है। सो t बराबर 0 पर कण के विस्थापन 0 है, कण मूल बिंदु पर स्थित है, इसलिए x डैश इज इक्वल टू 0 और x डैश इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0 पर c डैश का मान 0 हो जाएगा। सो x डैश इज इक्वल टू 1/3 g ओमेगा cos लैम्डा t क्यूब। यदि पिंड हमारा h ऊंचाई से गिर रहा है तो पिंड के गिरने में लगने वाला समय कितना होगा? हमारे पास न्यूटन का द्वितीय समीकरण है, गति का द्वितीय समीकरण, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। u 0 है तो हमारे पास s की जगह हमने लिखा h इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर और t इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2h अपॉन g की पावर 1/2। इस मान को समीकरण 4 से हमने समीकरण 3 में रख दिया तो उत्तरी गोलार्ध में h ऊंचाई से गिरते हुए पिंड का पूर्व दिशा में जो विस्थापन है वो हमारा कितना आ गया? x डैश इज इक्वल टू 1/3 g ओमेगा cos लैम्डा 2h अपॉन g की पावर 3/2 और x डैश इज इक्वल टू 2 हमने बाहर ले लिया, g से g को हमने कैंसल आउट कर दिया, एक g को, एक h को भी हमने बाहर निकाल दिया। सो दिस इज इक्वल टू 2/3 h ओमेगा cos लैम्डा 2h अपॉन g की पावर 1/2। यदि हम इसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध के स्थान पर यदि हम ये कंसीडर करें कि कण जो है वो हमारा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और h ऊंचाई से यदि हम दक्षिणी गोलार्ध में किसी कण को गिराते हैं तो उस पिंड का विस्थापन समान होगा, लेकिन वह पूर्व की बजाय पश्चिम दिशा में विस्थापित होगा। That's all for today.